हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं बेस्ट सोलर स्टॉक पे एक वीडियो। ये क्यों लाया हूं मैं, आप ये समझिए। क्योंकि आज के टाइम पे सोलर स्टॉक को इतना तोड़ा गया है, इतना तोड़ा गया है कि ये लोग बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आज के टाइम पे मिल रहे हैं आपको। और दूसरा बात क्या है, क्या यहां से ग्रोथ चला गया है? नहीं, ये सेंटीमेंट ड्रिवन है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टॉक्स पे यूएस टैरिफ का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में सोलर ओवर कैपेसिटी है और लोगों ने ठीक से एनालिसिस नहीं किया। मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके लाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से, डेटा सेंटर की वजह से कितना डिमांड आने वाला है फ्यूचर में, और हमारा एक्चुअल इंडिया में कैपेसिटी कितना होने वाला है। ठीक है, और तब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से आज के टाइम पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट केस कौन है और क्यों है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, ऐसा ही टाइम पे आपको मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आज के टाइम पे क्या है ना कि आपको ये सारी स्टॉक्स बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है। तो ऐसे मौका का अगर फायदा उठा लिया जाए तो वी कैन हैव मल्टी बैगर रिटर्न्स। और मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहला कंसर्न यहां पे डील करता हूं। सबसे पहला क्या बोला जाता है, यूएस टैरिफ। यूएस टैरिफ की वजह से इस कंपनी को नुकसान होगा। सबसे पहला बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे विक्रम सोलर आपको सिर्फ और सिर्फ 14% एक्सपोर्ट करती है। प्रीमियर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपको 0% एक्सपोर्ट करती है, 0%। ठीक है, वारी एनर्जी यहां पे आपको 50% इनका ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट का है, लेकिन इनका रेवेन्यू का पर ईयर में 30% ही सिर्फ एक्सपोर्ट का होता है। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि इंडियन कंपनीज उतनी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट आज के टाइम पे है ही नहीं। और जो यूएसए बोल रही है उसका क्या सीन है, यहां पे आप ये समझिए। यूएसए में पर ईयर ऑन एन एवरेज 70 टू 80 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल का डिमांड रहेगा। वो क्यों रहेगा? वो डेटा सेंटर बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं। 1 गीगावाट डेटा सेंटर के लिए चाहिए 3 से 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल। मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यूएसए में डिमांड है 70 टू 80 गीगावाट। एंड वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट का क्या बोलना था कि कोई भी देश आज के टाइम पे नहीं है तो इस वॉल्यूम पे बनाता है, तो दे विल हैव टू रिलाई ऑन इंडिया। दे हैव नो अदर ऑप्शन। उनके पास अभी खुद का प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना नहीं है। एंड सेकेंड चीज, वो चाइना से लेते नहीं है जिनके पास आज के टाइम पे कैपेसिटी है। एंड अब हम लोग बात करेंगे सोलर ओवर कैपेसिटी का। बहुत जगह आपको ये सुनने में मिलता है कि यहाँ पे ओवर कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं है। लोगों ने इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डिमांड विच इज गोइंग टू कम ड्यू टू डेटा सेंटर एंड ग्रीन हाइड्रोजन। डेटा सेंटर से ही आपको 40 से 50 गीगावाट तक का आ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन इटसेल्फ विल बी 100 गीगावाट। अब हम लोग समझते हैं कि सोलर ओवर कैपेसिटी का क्या सीन है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो यू कैन स्किप दिस, यू कैन डायरेक्ट गो टू द कंपैरिजन। और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज वॉच इट, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक बात समझना पड़ेगा कि कितना कैपेसिटी होने वाला है। देखिए, बहुत सारी कंपनी ने ना आज के टाइम पे कैपेक्स अनाउंस कर दिया है, लेकिन ज्यादातर कैपेक्स जो है आपको FY 28 से पहले लाइव नहीं होने वाला है। बहुत कैपेक्स तो यहाँ पे FY 29 में लाइव होने वाला है। तो यहाँ पे दो तरह का कैपेक्स, एक सोलर मॉड्यूल का एंड एक सोलर सेल्स का। थोड़ा सा ना मैं आपको लाइफ साइकिल बता देता हूँ कि सोलर मॉड्यूल बनता कैसे है। तो सिलिका सैंड एंड कार्बन के एक्सट्रैक्शन से बनता है आपको मेटालर्जिकल सिलिकन, उससे बनता है पॉलीसिलिकन, देन इनगोट्स, देन वेफर्स, देन सेल्स, देन मॉड्यूल। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है जो कि आपको सोलर फार्म्स वगैरह में लगता है, जहां से कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसका रॉ मटेरियल है सोलर सेल्स, उसका है वेफर, वेफर का है इनगोट, इनगोट का है पॉलीसिलिकन, एंड देन मेटालर्जिकल सिलिकन। तो आज के टाइम पे मेजॉरिटी इंडियन कंपनी आपको मॉड्यूल मेकर्स है। चाइना बाहर, और सोलर सेल्स वो लोग बाहर से मंगवाते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का एक लॉ है जो कि मैंडेट करेगी कि अब तुम सेल इंडिया में ही बनाओ, जिसको बोलते हैं डीसीआर मैंडेट। ठीक है, डीसीआर का पुराना मैंडेट है जो कि बोलती थी कि अगर तुमको इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम सोलर मॉड्यूल खरीदोगे इंडियन मॉड्यूल मेकर से। अब आ रहा है डीसीआर 2। डीसीआर 2 आपको जून 26 से हो सकता है लागू हो जाए, मे भी थोड़ा और खिसके। लेकिन उससे क्या होगा कि मैंडेट किया जाएगा इंडियन मॉड्यूल मेकर्स को, सॉरी इंडियन जो कि आज के टाइम पे इंडियन प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनको मैंडेट किया जाएगा कि तुम उन्हीं से सोलर मॉड्यूल और सेल खरीदो जो कि इंडिया में बनाते हैं। एंड सूनर और लेटर बाय जून 28 ये भी आ सकता है कि आपको उनसे सोलर मॉड्यूल खरीदना होगा जो वेफर एंड इनगोट आपको इंडिया में बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको साइकिल समझ में आ गया। मॉड्यूल का रॉ मटेरियल सेल, सेल का वेफर एंड इनगोट्स, और धीरे धीरे इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि इनगोट्स एंड वेफर भी इंडिया में बने, मे बी बाय जून 2028 आप समझ लो। एएलएम क्या है? उन कंपनीज का लिस्ट जो कि आज के टाइम पे मॉड्यूल बनाती है इंडिया में और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, डेट ऑल। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं थोड़ा कैपेसिटी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंडियन कंपनीज का आपको मॉड्यूल का कैपेसिटी लिख रखा है, एंड देन सोलर सेल्स का कैपेसिटी लिख रखा है। ठीक है, तो
पहले तो हम लोग देखेंगे कि कितना प्रोडक्शन होगा, सप्लाई एंड डिमांड मैच करता है कि नहीं, ये हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो मॉड्यूल एंड सेल लिखा हुआ है। तो बाय FY 28 अगर सब के सब उतना कैपेसिटी करने में सक्सेसफुल हो गए, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी डिले कर रही है, आपको ये समझना पड़ेगा, जाके कंपनीज का कौन कौन सुनो, आपको पता चलेगा। तो अगर सब लोग सक्सेसफुल्ली अपना कैपेक्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो बाय FY 28 दैट इज 27 एंड में सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी रहेगा 182 गीगावाट एंड सोलर सेल्स का रहेगा 140 गीगावाट। लेकिन यहां पे बहुत बड़ा ट्रिक होता है, ठीक है, कि जो ये नेम प्लेट कैपेसिटी है ना, उतना एक्चुअली में प्रोडक्शन होता नहीं है। आप मैनेजमेंट का कॉन कॉल वगैरह सुन लो, प्रीमियर का, वारी का, सब यही लोग बोलेंगे, और ऑन एन एवरेज आप समझ लो 70-75% से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो एक्चुअल मॉड्यूल कैपेसिटी कितना बनेगा आपको, 136 गीगावाट, और वहीं पे एक्चुअल सेल कैपेसिटी बनेगा 126 गीगावाट। और ये जो मैं आपको सेल्स कैपेसिटी बता रहा हूं ना, ये एज्यूम करके बता रहा हूं कि वहां पे यूज होगा G12R सोलर सेल्स। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें बोला क्या जाता है कि 90% तक आप कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 140 गीगावाट है ना, तो आप 90% प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये होता है 126 गीगावाट। और किसी भी इंडियन कंपनीज को अगर पॉजिटिव रहना है, दे जस्ट नीड टू हैव 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसका डेटा मुझे कहां से मिला, ये डेटा आप यहां पे देख सकते हो। कोई भी इंडियन कंपनी आपको अगर ठीक ठाक प्रॉफिट हिट करना है, तो सिर्फ उसे 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करना है, दैट्स इट, और अच्छा खासा प्रॉफिट हिट कर सकती है। आप जाके देख लो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का कॉन कॉल वगैरह, आपको समझ में आ जाएगा। मैं हाइयर एंड पे लिख रहा हूं ये सब चीज, एक्चुअली कम भी होगा तो हो जाएगा। तो पहला जो मिसकंसेप्शन है कि इंडियन कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी, लॉस में आ जाएगी, उसको तो मैं यहीं काट देता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। इंडियन कंपनीज आपको लॉस में नहीं आने वाली है, दैट्स ऑल। उसके ऊपर से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अदानी ठीक ठाक एक्सपोर्ट करती है, वारी एनर्जी एक्सपोर्ट करती है, गोल्डी सोलर एंड आपको विक्रम सोलर भी ठीक ठाक एक्सपोर्ट करती है आज के टाइम पे, ठीक है। तो एक्चुअल डिमांड कितना बने, एक्चुअल सप्लाई कितना होगा, एक्चुअल सप्लाई सोलर मॉड्यूल का होगा 116 गीगावाट एंड सोलर सेल्स का होगा 107 गीगावाट। ये नंबर आप याद रखिए, ठीक है। और हाँ, आप सोचोगे इंडियन कंपनीज को एक्सपोर्ट करके क्या फायदा है, तो यहां पे आपको प्राइस दिख जाएगा, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट करना क्यों प्रीफर करेगी फ्यूचर में, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ये बताने का जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लिख सकता है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल वाला लिख सकता है, तो वहां पे आप देख सकते हो क्लियर कट डिमांड कितना है ईयर वाइज। FY 28 में 43 गीगावाट, देन FY 29 में 47 गीगावाट, देन FY 30 में 52 गीगावाट आज के टाइम पे बोला जा रहा है, इट कैन एक्सप्लोड ऑल्सो, ठीक है। तो टोटल बनता है 142 गीगावाट। लेकिन यहाँ पे ना एक कैच आता है कि आपको 1 गीगावाट एसी पावर जनरेट करने के लिए चाहिए लगभग 1.65 गीगावाट सोलर मॉड्यूल। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, ये है पूरा आपको सोलर फार्म्स का प्रोसेस क्या होता है। पहले ना आपको सोलर मॉड्यूल में डीसी करंट जनरेट होता है, ठीक है, 800 वोल्ट का। फिर उसको किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट, जो 800 वोल्ट पे रहता है। फिर उसको ट्रांसफॉर्मर यूज करके बूस्ट किया जाता है। देन अगेन उसको रेक्टिफायर यूज करके आपको 8 लाख वोल्ट डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। आपने एचवीडीसी वगैरह बहुत जगह सुना होगा। एचवीडीसी समझ लो कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे करंट को भेजा जाता है, ताकि वो ज्यादा दूर तक लॉसलेस जा सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस में पूरा क्या होता है, पावर का ठीक ठाक लॉस होता है। यहां पे क्या किया, पहले डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, फिर उसको बूस्ट अप किया, फिर उसको फर्दर आपको क्या किया, डीसी में कन्वर्ट किया। पहले डीसी टू एसी, एसी को बूस्ट अप किया, क्योंकि एसी करंट को ही आप बूस्ट अप कर सकते हो। देन वो एसी करंट आपको डीसी में कन्वर्ट होगा, तब उसको एचवीडीसी लाइन के थ्रू हम भेजेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है। तो इस वजह से क्या है कि 1 गीगावाट एसी पावर के लिए चाहिए आपको 1.65 गीगावाट सोलर पावर। तो वहां से क्या होता है, 234 गीगावाट का आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ओवर 3 इयर्स के टाइम पे। एंड विक्रम मैनेजमेंट का भी सेम बोलना था, तो आप उसको अगर कन्वर्ट करोगे तो वो 252 गीगावाट आता है। विक्रम का Q2 का पीपीटी देख सकते हो, ठीक है। एंड यहां पे मैंने आपको ग्रीन अमोनिया का डिमांड नहीं लिखा है अभी तक, और ना मैंने डेटा सेंटर का लिखा है। इंडिया का प्लान है अगले 3 से 4 साल में 8 से 10 गीगावाट डेटा सेंटर करने का, और वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके पावर होगा।
1 गीगावाट आपको डेटा सेंटर के लिए चाहिए, 3 से 4 गीगावाट कम से कम सोलर पावर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है ना, सोलर में ऐसा नहीं है कि हमेशा उतना ही पावर जनरेट होगा, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, स्टेबल पावर नहीं होता, हर समय उतना पावर जनरेट हो जरूरी नहीं है, तो आपको बफर लेके चलना पड़ेगा। और दूसरा बात क्या है कि सूरज रहता कितने घंटे है? 10 घंटा अधिक से अधिक। तो क्या होगा, सोलर प्लस बेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जितना रिक्वायरमेंट है समझ लो उससे 3 गुना तो एटलीस्ट चाहिए आपको सोलर मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बार 24 घंटा सूरज रहता नहीं है, लेकिन डेटा सेंटर को चाहिए 24 घंटा 1 गीगावाट पावर, तो उसके लिए सोलर प्लस बेस और थोड़ा बहुत विंड का भी यूज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन बेस, बेस भी इंडिया में लगभग 100 से आई थिंक 200 गीगावाट आवर का बेस भी लगने वाला है फ्यूचर में। और सब का सब स्टैंड अलोन नहीं होने वाला है, सब का सब आपको ग्रिड से चार्ज नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ को आपको सोलर यूज करके चार्ज किया जाएगा, उसके वजह से समझ लो 15 गीगावाट का आपको रिक्वायरमेंट आ जाता है। थर्ड है आपको ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया क्या है? देखिए 25 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली और कुछ नहीं, हाइड्रोजन विल बी यूज्ड एज फ्यूल, और जो वो फ्यूल है बनाया जाएगा रिन्यूएबल पावर यूज करके, ठीक है। तो यहां पे ना आपको ग्रीन अमोनिया के वजह से आएगा 125 गीगावाट का डिमांड ओवरऑल रिन्यूएबल पावर का, उसमें से 100 गीगावाट आपको सोलर होगा। 1 मिलियन मेट्रिक टन आपको इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए चाहिए 5, ठीक है, 5 ग्रीन अमोनिया, एंड 5 ग्रीन अमोनिया के लिए चाहिए आपको 25 गीगावाट। इतना सिंपल हिसाब समझिए। और देश का टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन अमोनिया क्यों? देखिए ग्रीन हाइड्रोजन आपको एज ए फ्यूल यूज होता है, लेकिन ग्रीन अमोनिया क्या है, आपको एक तो पहला काम उसका फर्टिलाइजर बनाने का, एंड सेकंड काम है उसको हाइड्रोजन को कैरी करने का, क्योंकि हाइड्रोजन रॉ फॉर्म में कैरी नहीं किया जा सकता है बहुत दूर तक। आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो डिमांड कितना बनता है, 252 गीगावाट प्लस 100 प्लस 15 प्लस 30 गीगावाट, तो 397 बनता है। अगर मैं इसको ओवर ए 3 ईयर ऑफ स्पैन में डिवाइड कर दूं तो ये 132 गीगावाट बनता है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना था, अगर आप रिक्वायरमेंट देखो तो 116। तो रिक्वायरमेंट कितना है, 100, सप्लाई कितना होगा, सॉरी रिक्वायरमेंट कितना है 132 गीगावाट का, एंड यहाँ पे सप्लाई होगा 116। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा आपको डिमांड इज फार फार हाइयर कंपेयर टू आपको सप्लाई। और आपको एक बात और नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारा कैपेसिटी जो है आपको वो एक्सपोर्ट के लिए है। जैसे आपको वारी एक्सपोर्ट करती है, विक्रम भी आपको एक्सपोर्ट करती है, अदानी भी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अब ये बात समझो, ओवर कैपेसिटी इज जस्ट अ मिथ। लोगों को क्या होता है ना कि एक ने बोल दिया ओवर कैपेसिटी होने वाला, तो कोई रिसर्च नहीं करेगा, सब पीछे पीछे बोलते जाएगा, बस रिसर्च किसी को करना ही नहीं है, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स यू। अब हम लोग ओवर कैपेसिटी देख चुके हैं। आई डोंट थिंक देयर विल बी ओवर कैपेसिटी, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ डिमांड विच विल बी कमिंग बाय FY 28, 29, 30 इन एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्सो। यूरोप के साथ हमारा ट्रेड डील हो गया है, आपको मिडिल ईस्ट से भी होने वाला है, तो वहां से भी डिमांड आने वाला है, ठीक ठाक। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कंपनी वाइज कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका कैपेसिटी प्लान क्या है। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि क्या क्या प्लान है इनका कैपेसिटी का। तो सबसे पहला प्रीमियर एनर्जी है, इनका सोलर मॉड्यूल है 10.7 गीगावाट तक ले जाने का प्लान। देन आपको सोलर सेल्स है आपको 10.6, तो लगभग सेम सेम नंबर है इनका सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल का। इनगॉट्स एंड वेफर 5 गीगावाट बाय 2027, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि F28 में, जून 28 में इंडियन गवर्नमेंट ये मैंडेट लाए कि इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको इनगॉट एंड वेफर भी इंडिया में बनाना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट अपने साइड से प्रोजेक्ट देगी, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि देश का टैक्स पेयर का पैसा कहीं और जाए, ठीक है, किसी और देश में जाए। तो डेट्स वाई वो चाहेंगे कि इनगोट्स एंड वेफर भी इंडिया में बने। देन इनका ट्रांसफार्मर का भी प्लान है, इन्वर्टर का भी प्लान है, बेस का भी प्लान है। बेस क्या है? बेस वही बेसिकली जो बैटरी मंगाएंगे चाइना वगैरह से और उसको असेंबल करेंगे, जो कि आपको पावर को स्टोर करने में यूज होगा, ताकि रात को उसको डिस्चार्ज किया जाए जब जरूरी पड़े, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे 6 गीगावाट का प्लान है आपको प्रीमियर एनर्जी का, 20 गीगावाट का है आपको इनका क्या बोलते हैं वारी एनर्जीज का, एंड 5 गीगावाट का है आपको बेस असेंबली का, इनका विक्रम सोलर का। इनका प्लान है कि दे विल मूव टुवर्ड सोलर सेल्स आल्सो, पर उन्होंने अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया है।
देखो, अगर आप वारी में भी आके देखोगे तो वारी का ठीक ठाक प्लान है। 26.7 गीगावाट का मॉड्यूल का है, 15.4 का सेल्स का है, देन इनगोट्स एंड वेफर का भी 10 गीगावाट का है, एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी ये कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टर्स 4 गीगावाट हो गया, बेस हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाएंगे। देखो, आपको मैंने क्या बोला, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा कैसे? वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर में से आपको हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। उसके लिए जो कंपोनेंट चाहिए ना, वो है इलेक्ट्रोलाइजर। तो कंपनी वो इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाएगी आपको, ठीक है। तो उसका कैपेसिटी होने वाला है 1 गीगावाट। ये जो है ना, ये इटसेल्फ इनको 3 से 4 हजार करोड़ का रेवेन्यू देंगे पर ईयर के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो विक्रम सोलर में, कि इनका ना आपको ट्रांसफार्मर का प्लान है ना इन्वर्टर का, एंड इनगोट्स एंड वेफर्स में भी क्या बोल रहे हैं कि अभी हम इवेल्युएट ही कर रहे हैं और स्टडी ही कर रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि परहैप्स वारी का मैनेजमेंट ज्यादा बड़ा विजनरी है कंपेयर टू आपको विक्रम सोलर एंड प्रीमियर एनर्जी, एंड बोल सकते हो विक्रम तो यहाँ पे सबसे पीछे है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना, इलेक्ट्रोलाइजर का प्लान है, बेस में भी सिर्फ 5 गीगावाट का है। यहाँ पे ये 6 गीगावाट जून 2026 में ही करने वाले हैं, ये FY27 में करने वाले हैं। इन्वर्टर में कोई प्लान ही नहीं है। तो इस हिसाब से विक्रम सोलर मुझे थोड़ा सा लैगार्ड लगती है यहाँ पे। लेकिन कुछ विक्रम सोलर में भी आपको एडवांटेज है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है कि टीटीएम रेवेन्यू वर्सेस ऑर्डर बुक क्या रेशियो है तीनों कंपनी का। टीटीएम रेवेन्यू क्या होता है? लास्ट 4 क्वार्टर का रेवेन्यू, ठीक है। और ऑर्डर बुक कितना है? तो वारी एनर्जीज का अगर आप आकर यहाँ पे देखोगे ना, तो वारी एनर्जीज, ठीक है, देखो यहाँ पे वारी एनर्जीज का टीटीएम रेवेन्यू कितना है? 22 हजार करोड़। टीटीएम रेवेन्यू क्या हुआ है? लास्ट 4 क्वार्टर का रेवेन्यू, ठीक है। ये चारों मिलाकर आपको 22 हजार करोड़ बनता है। तो ऑर्डर बुक कितना है? 60 हजार करोड़ का। इनको रिसेंटली भी ऑर्डर मिला है, लेकिन मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। तो ये रेशियो कितना बनता है? 2.72 का। तो लगभग 3x का हो जाता है अगर नया ऑर्डर भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। वहीं पे आप देखोगे प्रीमियर एनर्जी का, तो आपको टीटीएम रेवेन्यू बनता है 7 to 1 करोड़, 7 हजार करोड़ के आसपास का बनता है, ठीक है, आपको प्रीमियर एनर्जी का। यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ऑर्डर बुक कितना है? 13,723 करोड़, 13,720 करोड़ का। तो यहाँ पे 2x का रेशियो बनता है। वहीं पे विक्रम सोलर के आप देखोगे आकर यहाँ पे, तो विक्रम सोलर का टीटीएम रेवेन्यू है 5,000 करोड़, ठीक है। यही इनका एडवांटेज बनता है, क्योंकि इनका कैपेक्स और इनका जो करंट रेवेन्यू उसमें बड़ा गैप है। अगर इन कैपेक्स अच्छे से टर्न आउट हो जाए ना इनका, तो इट हैज मोस्ट मल्टी बैगर पोटेंशियल आज के टाइम पे बोला जाए तो। देयर आर रिस्क इन्वॉल्व बट एवरीथिंग प्लेज गुड फॉर देम, इट इज अ मल्टी बैगर कैंडिडेट एज फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लास्ट 4 क्वार्टर का रेवेन्यू कितना है? 4,543 करोड़, 4,500 करोड़ के आसपास का, ठीक है। और इनका पास ऑर्डर बुक है 10.5 गीगावाट, मेजोरिटी है आपको नॉन डीसीआर। तो अगर उसको मैं कन्वर्ट करूँ तो 17,000 करोड़ का बनता है, और उसका रेशियो निकालू तो 3.74x बनता है। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको देखोगे, जो रेशियो है आपको रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक का, वो आपको विक्रम सोलर का है। तो यहाँ पे विक्रम सोलर क्लियर कट विनर बनता है। विक्रम सोलर यहाँ पे आपको एक लैगार्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे एक विनर बनता है। अब मैंने क्या किया है ना, FY29 का एजम्पशन लेके इनका CAGR ग्रोथ वगैरह निकाला हुआ है, आपको पैट जंप कितना आ सकता है ये सब निकाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मॉड्यूल से वारी एनर्जीज कितना कमा सकते हैं। तो वारी एनर्जी का कैपेसिटी होने वाला है 26 गीगावाट के आसपास। तो इनका ना बहुत ज्यादा पोर्शन आता है आपको एक्सपोर्ट से, तो समथिंग अराउंड 50,000 करोड़ ये कर सकते हैं। देन बेस से इनका 20 गीगावाट का प्लान है। तो बेस में जो इनका है आपको 16,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बन सकता है। 16,000 से 20,000 26,000 के आसपास का, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का सर्विस वो वहां पे देंगे, ठीक है। इन्वर्टर से 2,200 करोड़ के आसपास का बन सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइजर है, वहां से 3,000 4,000 करोड़ का बन सकते हैं। और इनका फर्दर एक प्लान है सोलर आईपीपी का। ये लोग क्या करेंगे ना, सोलर पार्क्स वगैरह बना के सेल करेंगे, ठीक है। तो वहां से समझ लो 4,500 करोड़ के आसपास का उनका रेवेन्यू बन सकता है। तो टोटल इनका रेवेन्यू 80,000 से 80,700 करोड़ के आसपास इनका लाई करेगा। आज के टाइम पे है 22,000 करोड़। तो ये जंप बनता है 3.64x का। पर इनका पैट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, पैट मार्जिन वगैरह बढ़ेगा ठीक ठाक फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे, इनगोट्स एंड वेफर्स वगैरह में जाएंगे, सोलर सेल्स वगैरह भी ज्यादा बना रहे हैं अपना कैपेसिटी, ठीक है।
तो इंटरनली कंज्यूम करेंगे तो इनका इबिटा मार्जिन फ्यूचर में इंक्रीज होगा, इवन मोर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने लिया है कि बस 2% इंक्रीज होगा इनका, ठीक है, 3% इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से कंपनी का आपको पैट जंप आएगा लगभग 4.35x का FY 28-29 तक, वो बनता है आपको 58% का CAGR, ठीक है। तो वारी एनर्जीज अगर कंपनी के लिए सब कुछ ठीक ठाक चलता है, एवरेज चलता है, अच्छा चलता है, तो दे कैन ग्रो एट अ CAGR ऑफ 58% इन फ्यूचर। तो वो पेग रेशियो बनता है 0.43 का वारी एनर्जीज का, ये बात ध्यान दीजिएगा, 0.43 का पेग रेशियो आपको अगर 0.5 से नीचे है तो वो कंपनी सस्ती होती है, आप इतना समझ लो। क्या सेक्टर में ग्रोथ नहीं है? सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, डेटा सेंटर से बहुत डिमांड आने वाला है, रिन्यूएबल नॉर्मल पावर से बहुत डिमांड आने वाला है, एक्सपोर्ट का डिमांड आने वाला है, तो डिमांड है। तो दिस कंपनी कैन ग्रो एट 58% ऑफ CAGR, मुझे तो ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग टू। देन आते हैं प्रीमियर एनर्जीज में। प्रीमियर एनर्जीज का अगर मैं फुल्ली निकालूं मॉड्यूल वगैरह सबका, तो देखो आपको एक बात समझना पड़ेगा, वारी एनर्जीज का जो यहाँ पे बेस है ना, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, आपको सोलर सॉरी सेल्स भी खुद का बनाएंगे। बेट के आपको बेस क्या होता है, बड़ा बड़ा बैटरी को पैक किया जाएगा, बैटरी के अंदर होता है सेल्स, ठीक है, छोटा छोटा जो बैटरी होता है उसको बोला जाता है सेल्स। तो ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स भी खुद ही बनाएंगे, आप समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो अगर मैं प्रीमियर का देखूं तो प्रीमियर का 17,000 के आसपास करोड़ आ सकता है अपना सोलर मॉड्यूल बेचकर, और उसका इबिटा बनेगा 5100 करोड़ के आसपास का, बेस से उनका आ सकता है 3500 करोड़ का रेवेन्यू। आपको ये कैलकुलेशन डिटेल में मेरा प्रीमियर एनर्जी एनालिसिस में मिल जाएगा। और 10% का मार्जिन में अगर एज्यूम करूं तो वो 357 बनता है, आप ये देख सकते हो पूरा कैलकुलेशन। तो बेस्ड ऑन दैट इनका एबिटा बनेगा 6000 करोड़ के आसपास का, आज के टाइम पे इनका एबिटा है 2231 करोड़। तो इनका एबिटा में जंप आने वाला है FY 28 तक लगभग 2.7 के आसपास का, CAGR बनेगा 57%। तो यहाँ पे आपको वारी का CAGR है 58% के आसपास, प्रीमियर का अगले 2 साल तक है 57% के आसपास का। मैं ये FY 28 का कैलकुलेशन किया हूं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये FY 29 का है। तो नॉर्मली इसके बाद ऐसा होगा कि इनका कैलकुलेशन एक्चुअली में गिरेगा ही, ठीक है, CAGR। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, प्रीमियर एनर्जीज का आपको पैट जंप आएगा 2.66 का, एंड वारी का आएगा आपको 4.35 का, ठीक है। और उससे बड़ा बात मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे आप ये देखिए इनका मार्जिन जो है ना, इनका जो रेवेन्यू जंप है वो 3.34x का आएगा, लेकिन इनका पैट जंप गिरेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका मार्जिन घटने वाला है। इनको जो ज्यादा जैसे बेस का बिजनेस हो गया, इन्वर्टर का हो गया, ट्रांसफार्मर का हो गया, सारी बिजनेस में इनका आपको मार्जिन कम होने वाला है फ्यूचर में, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम लोग विक्रम सोलर का देखते हैं। विक्रम सोलर का मैंने बहुत कंजर्वेटिव कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे FY 28 दिख रहा है, बट इट इज FY 29, आप समझ लो, हो सकता है ये नंबर ये FY 28 में भी डिलीवर कर दे। तो उनका रेवेन्यू मॉड्यूल से बन सकता है 18,600 करोड़ के आसपास का, बेस से बन सकता है 1950 करोड़ के आसपास का, ठीक है। टोटल रेवेन्यू बन सकता है 20,000 करोड़ के आसपास का। मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्यों बन सकता है, क्योंकि इनका कैपेसिटी कितना होने वाला है, 15 गीगावाट का मॉड्यूल का होने वाला है। मान लो 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे, एंड बाय दैट टाइम इंडिया में DCR सब कुछ DCR होने वाला है, ठीक है, मेजोरिटी चीज। तो इनका रेवेन्यू आराम से 18,600 करोड़ बन सकता है बस सोलर मॉड्यूल से। बेस से बन सकता है 1950 करोड़, क्योंकि वो उनका कैपेसिटी है आपको 5 गीगावाट का करेंगे, ये समझते हैं कि हम 60% यूटिलाइजेशन करेंगे, और 1 गीगावाट से 650 तो आराम से बन सकता है। तो यहाँ से इनका टोटल रेवेन्यू बनेगा 20,550 करोड़ का। आप मेरा वारी सब पे ना वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल में समझ में आएगा ये कैलकुलेशन में करता कैसे हूँ, ठीक है। एज्यूमिंग कि ये लोग ना 30% इबिटा करेंगे आपको मॉड्यूल में, एंड 10% इबिटा करेंगे आपको बेस में, तो इनका इबिटा बनेगा इतना। यहाँ पे आप इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह देख सकते हो। तो इनका बेसिकली पैट जंप आएगा FY 29 तक 6.7x का, तो वो बनता है आपको CAGR 81% का। अगर ये FY 29 में अचीव करते हैं और ये FY 28 में अचीव करते हैं, तो ये बनता है 137% का CAGR, और इनका पेग रेशियो बनता है सिर्फ और सिर्फ 0.17 का। तो इस हिसाब से मुझे विक्रम सोलर में ज्यादा पोटेंशियल लगता है। आप ये देखिए, वारी अपने पैट को FY 29 तक करेगी 4.35x, प्रीमियर कर सकती है 3 गुना, ठीक है, एंड विक्रम आपको कर सकती है 6.7x, और इसका पी रेशियो आज के टाइम पे सबसे सस्ता है। तो अब हम आते हैं फाइनल कंपैरिजन में। फाइनल कंपैरिजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इनका करंट पी रेशियो है
पैट जंप कितना हो सकता है, ठीक है, मैंने थोड़ा कम ही करके लिखा है विक्रम का। तो हम लोग क्या ज्यूम करेंगे ना, गुड मार्केट दे विल कमांड 30 का पी, ऑल ऑफ दिस कंपनी विल कमांड 30 का पी, दे कैन कमांड हायर पी ऑल्सो बिकॉज देयर ग्रोथ रेट विल बी 50% प्लस, ठीक है। तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्लियर कट दिख सकते हो कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशन मेरा वारी से बनता है 6x का, ओवरऑल एक्सपेक्ट 6x रिटर्न का, देन आपको प्रीमियर से बनता है 3.2x रिटर्न का, एंड आपको विक्रम सोलर से बनता है मेरा 12.9x का, 13x का। फिर भी मैंने लोअर एंड लिया है, तो वारी एनर्जी मेरे को 5x होता हुआ दिखता है यहाँ से बाय FY29, एंड प्रीमियर एनर्जी 3x होता हुआ दिखता है। एंड मेरा विक्रम सोलर इफ दे एग्जीक्यूट जितना बोले हैं उतना भी, तो 10x का पोटेंशियल मुझे आज के टाइम पे आपको विक्रम सोलर में भी दिखता है। और मैं आपको बता देता हूं कि इन तीनों में से कंपनी में से आईपीओ प्राइस से कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो अगर आप देखोगे वारी एनर्जीज का, तो वारी एनर्जीज आपको अपने आईपीओ प्राइस से 75% ऊपर है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे इनका विक्रम सोलर का, तो ये आपको 48% नीचे है अपने आईपीओ प्राइस से, ठीक है। मतलब ठीक ठाक वो आपको विक्रम सोलर आज के टाइम पे अपने आईपीओ के प्राइस से भी नीचे है, विच इज एक्चुअली में गुड। विक्रम सोलर का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे डीआई वगैरह दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो पब्लिक के हाथ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 27% आपको दिखेगा, 27 नहीं, आई थिंक 26% के आसपास, 26 26.5%। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा माल इनके पब्लिक के पास में है। रिसेंटली इन्होंने 600 मेगावाट का ऑर्डर भी जीता हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कंपनी बंद हो गई है, ऐसा नहीं है, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, 10 गीगावाट का ऑर्डर भी है इनके पास। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, मेन यहाँ पे आप देखो कि पोटेंशियल किसमें ज्यादा है। पोटेंशियल आपको विक्रम सोलर में नो डाउट सबसे ज्यादा है। देखो आप अगर कंजर्वेटिव प्लेयर हो ना, तो वारी इज अ गुड चॉइस हियर। व्हाई? क्योंकि वारी आपको बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वारी आपको सब चीज में मिलेगा, बेस में मिलेगा, बेस भी डिमांड वाला सेक्टर है, इलेक्ट्रोलाइजर का भी ठीक ठाक फ्यूचर में डिमांड होने वाला, इन्वर्टर भी है, आपको एक तरह से पूरा सोलर इकोसिस्टम ही है इनके पास। ये इवन अपना सोलर प्लांट भी बनाएंगे जहां से आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी सेल भी करेंगे और दूसरे को सेल भी करेंगे, अदानी जैसी कंपनी वगैरह को। तो वारी मुझे काफी डाइवर्सिफाइड लगती है यहाँ पे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप अगर रिस्क टेकर हो तो विक्रम सोलर कैन बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस हियर, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जनरेट होने का चांसेस काफी ज्यादा है। मेरे पास खोने का बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो अपसाइड है ना, मुझे यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है। अगर बुल रन आता है, कंपनी अच्छी नंबर पेश करते रहती है, ठीक है, टाइम बाय टाइम, तो दे कैन डिलीवर वेरी गुड नंबर इन फ्यूचर आई थिंक। एंड इनका शेयर प्राइस भी ठीक ठाक आपको जंप कर सकते हैं अगले 3 से 4 साल में, ठीक है। आई थिंक दे कैन डू 10x ऑल्सो। बट अगर मुझे फाइनल टिक देना बोले तो इफ यू आर ए कंजर्वेटिव प्लेयर, वारी इज अ गुड चॉइस, एंड यू आर रिस्की प्लेयर, विक्रम सोलर इज अ गुड चॉइस हियर, ठीक है। दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।